हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है टुडे फैब्रिक्स 21st सेंचुरी मॉडर्न टाइम्स का। तो टुडे द फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैव बिकम मोर एडवांस। आजकल जो है फैशन और जितने भी क्लॉथिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा एडवांस हो गई है आज के ज़माने में। और नेचुरल फाइबर्स का तो अभी भी यूज़ होता है, कॉटन, सिल्क और वूल और जूट से जो कपड़े बनाए जाते हैं। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर जो है नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, एक्रिलिक और स्पैंडेक्स, ये भी हम लोग के डेली लाइफ का एक पार्ट बन गया है। द बैलेंस कैन नॉट बी अचीव विथ ओनली नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स, दैट्स वाई ब्लेंडेड फैब्रिक्स वेयर डेवलप्ड। नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर से उतना भी बैलेंस अचीव नहीं हो सका, इसीलिए ब्लेंडेड फैब्रिक्स भी बनाए गए। मतलब दो चीज़ों को मिक्स करके बनाया गया, कॉटन और नायलॉन को या फिर पॉलिस्टर या एक्रिलिक को सब मिला के बनाया गया, उसे ब्लेंडेड फैब्रिक्स कहते हैं। तो आजकल के ज़माने में बोथ फैशन, फास्ट फैशन एंड सस्टेनेबल फैशन आर इन वॉग। मतलब कि बहुत फास्ट फैशन और टिकाऊ फैशन जो है आजकल बहुत प्रचलन में है आज के ज़माने में। ब्लेंडेड फैब्रिक्स हैव मेक दिस इंडस्ट्री एफोर्डेबल, ड्यूरेबल, स्टाइलिश एंड फंक्शनल। ब्लेंडेड फैब्रिक्स जो है इंडस्ट्री में बहुत एफोर्डेबल भी हो गया है, मतलब कि बहुत सस्ता हो गया है, ड्यूरेबल होता है, ये लंबे समय तक चलता है, स्टाइलिश देता है और फंक्शनल भी है। जैसे कि कॉटन के साथ पॉलिस्टर बना दिया जाए तो ये बहुत कंफर्ट हो जाता है, रिंकल फ्री रहता है, ड्यूरेबल होता है। कॉटन के साथ मिला के स्पैंडेक्स बनाया जाता है इससे फैब्रिक, तो ये स्ट्रेचेबल हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। कॉटन जो है हमें सॉफ्टनेस और फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है और स्पैंडेक्स इलास्टिसिटी, स्ट्रेच प्रोवाइड करता है। फिर वूल और एक्रिलिक मिला के भी एफोर्डेबल और वार्म कपड़ा बनाया जाता है। इको फ्रेंडली इनोवेशन ऑफ 21st सेंचुरी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में इम्पॉर्टेंस जो है वो बढ़ गया, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सस्टेनेबिलिटी मतलब कि अडॉप्टिंग ए मेथड इन विच वी फुलफिल आवर नीड्स बट डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, नेचर, रिसोर्सेज एंड फ्यूचर जनरेशन। ऐसे चीज़ को अडॉप्ट करना, ऐसे तरीका अपनाना जिस चीज़ को करने में हम अपनी नीड्स को भी पूरा कर रहे हैं और उससे इन्वायरमेंट को हार्म भी नहीं पहुँचाया जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को भी हार्म नहीं और फ्यूचर जनरेशन भी हार्म नहीं पहुँचाया जा सकता है उस चीज़ों से। और इसीलिए उस चीज़ को क्या कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी। अब आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक, वो है बैम्बू फैब्रिक, जो कि इको फ्रेंडली टेक्सटाइल है। उसका कल्टीवेशन प्रोसेस क्या है। बैम्बू इज़ फास्ट ग्रोइंग ग्रास नॉट अ ट्री। बैम्बू जो है वो फास्ट ग्रोइंग ग्रासेस है, ये एक ट्री नहीं है। इट बिकम्स अ क्रॉप इन 3-5 ईयर्स वाइल ऑर्डनरी ट्रीज टेक 10 to 20 ईयर्स। बैम्बू का जो प्लांट है वो 3 से 5 साल लेता है फसल उगने में, लेकिन ऑर्डनरी प्लांट जो है जैसे आम का पेड़ या जो भी पेड़ होता है वो 10 से 20 साल लेता है उगने में। Growing bamboo does not require chemical fertilizers or pesticides, so it is natural and environmentally friendly. बैम्बू को ग्रो करना, बैम्बू जो ग्रो होता है ना वो केमिकल फर्टिलाइजर्स और बिना पेस्टिसाइड्स के ग्रो किया जाता है, इसीलिए इसका जो बैम्बू का फाइबर होता है वो नेचुरल होता है और इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। बैम्बू फाइबर के कल्टीवेशन में लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, डू नॉट रिक्वायर एज मच वाटर एज कॉटन। कॉटन में जैसे पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो उतना ज़्यादा बैम्बू फाइबर में नहीं होता है। The bamboo plant absorb carbon dioxide and release oxygen which is good for the environment. बैम्बू प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। अब आता है कि बैम्बू फाइबर का क्लाइमेट रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। तो ये जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करता है, मतलब कि गर्मी और नमी वाले इलाकों में। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वहाँ है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा हीट होता है और मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी भी होता है, मतलब जो हीट भी ज़्यादा हो और मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी भी हो, तो उस जगह को ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। मतलब टेम्परेचर का रेंज जो है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। वो कहाँ होता है, इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, एट कोस्टल एरियाज़ ऑफ अफ्रीका में होता है। और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जहाँ स्लाइटली कोल्डर देन ट्रॉपिकल, हल्का थोड़ा सा कोल्डर होता है, ट्रॉपिकल से हल्का ठंडा होता है वो जगह। समर आर हॉट हेयर, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और विंटर जो है बहुत कम होता है, ना बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होता है। तो वो कौन कौन जगह में होता है, नॉर्थ इंडिया में होता है, यूपी, बिहार और कुछ वेस्ट बंगाल के पार्ट में, चाइना में, साउथ यूएसए में और मेडिटेरेनियन रीजन में। तो इसमें है क्या कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करता है बैम्बू फाइबर। बैम्बू कैन ग्रो इन बोथ सैंडी लोम एंड क्लेई सॉइल। सैंडी लोम और क्लेई सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है। इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देखेंगे, फाइबर मेकिंग प्रोसेस। तो 2 मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है बैम्बू फाइबर को, एक मैकेनिकल प्रोसेस और एक केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में होता है कि नेचुरल बैम्बू लिनेन होता है और केमिकल प्रोसेस में बैम्बू रेयॉन और विस्कस
होता है। तो इसमें क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस में कि बैम्बू का स्टेम जो है उसको क्रश किया जाता है और उसे एंजाइम्स के साथ, नेचुरल एंजाइम्स के साथ ट्रीट किया जाता है। मतलब कि बैम्बू के स्टेम्स के सॉफ्ट पार्ट्स को तोड़ के क्रश किया जाता है, फिर एंजाइम्स के साथ ट्रीट किया जाता है। फाइबर इज कॉम्ड इनटू थ्रेड, फाइबर को कॉम कर करके अच्छे से उसे थ्रेड बनाया जाता है। दिस प्रोसेस इज एक्सपेंसिव बट द फाइबर इज 100% स्ट्रॉन्ग, नेचुरल एंड इको फ्रेंडली एंड फील्स लाइक लिनेन। तो ये प्रोसेस जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन फाइबर जो है 100% इससे स्ट्रॉन्ग होता है, नेचुरल होता है और इको फ्रेंडली होता है। और ये जो लिनेन है जो फ्लैग से बनाया जाता है वो उसी की तरह फील्स, मतलब वैसा ही लगता है जैसे कि लिनेन जो फ्लैग से बनता है। और ये स्लाइटली रफ होता है, खुरदुरा टाइप का होता है, इससे जो भी फैब्रिक बनता है। और फिर इसका दूसरा प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस से भी फाइबर बनाया जाता है। बैम्बू पल्प को ट्रीट किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग केमिकल से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड से, इसे केमिकल से इसे ट्रीट करके इसे फाइबर प्रोड्यूस किया जाता है। और इससे जो फाइबर प्रोड्यूस होता है ये बहुत चीप होता है और सॉफ्ट होता है, बट इको फ्रेंडली नहीं है क्योंकि ये केमिकल से बना है। इट हैज़ ए स्मूथ एंड सिल्की टेक्सचर, इसका सिल्की और स्मूथ टेक्सचर होता है। द बैम्बू क्लॉथिंग अवेलेबल इन द मार्केट इज मोस्टली बैम्बू रेयन। मार्केट में जितना भी जो बैम्बू का क्लॉथिंग अवेलेबल होता है वो ज़्यादातर बैम्बू रेयन और विस्कोस होता है, वो प्योर लिनेन नहीं होता है क्योंकि लिनेन तो बिना केमिकल के बना है। तो द केमिकल प्रेजेंट ए रिस्क टू बोथ द इन्वायरमेंट एंड वर्कर्स। केमिकल जो है उसके प्रेजेंट से क्या होता है कि इन्वायरमेंट और वर्कर्स दोनों के लिए रिस्क है ये जो केमिकल यूज़ करके बनाया जाता है। अब आता है बैम्बू फाइबर का प्रॉपर्टीज़। तो ये जो होता है बैम्बू का फाइबर वो सॉफ्ट होता है, सिल्की फील्स देता है, नेचुरल सिल्क टाइप लगता है, ब्रीथेबल एंड कूल होता है, जिससे कि हीट के लिए वो अच्छा होता है, कीप्स स्किन कूल, हीट में गर्म में हमें कूल ब्रीथेबल एंड कूल होता है जो हीट में हमें कूल देता है, ठंडा देता है वो फैब्रिक पहनने से। एंटी बैक्टीरियल एंड ओडो रेजिस्टेंस। नेचुरल बैम्बू जो है वो प्रोड्यूस करता है एक ऐसा सब्सटेंस जिसे बैम्बू कन कहते हैं जो जर्म्स को मार देता है। एब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर और स्वीट देन कॉटन, सो परफेक्ट फॉर समर। बैम्बू फाइबर क्या है कि ये ज़्यादा पसीने और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कॉटन से भी ज़्यादा पसीना एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए ये समर के लिए परफेक्ट होता है। हाइपो एलर्जिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन के लिए ये अच्छा है, ये स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इको फ्रेंडली होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, सस्टेनेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि बैम्बू फाइबर जो है नेचुरली डिकम्पोज होके एक बार और लाइफ में एग्जॉट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मतलब एक बार वो ख़त्म हो जाता है तो लाइफ से फिर वो हट जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल के ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है कि दिस मीन्स द फैब्रिक मिक्सेज विद द सॉइल एंड बिकम्स सॉइल। सॉइल मिट्टी में मिल करके ये मिट्टी में ही ख़त्म हो जाता है और ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता है। डज नॉट पॉल्यूट लाइक प्लास्टिक की तरह ये हार्म नहीं पहुंचाता है। मतलब कि अगर बैम्बू फैब्रिक को, अगर हम बैम्बू से बने कपड़े को अगर हम फेंक दें तो वो अपने आप को मिट्टी में गला के ख़त्म कर देता है। इट विल डिग्रेड, ख़राब हो जाता है ये अपने ही कुछ सालों में या कुछ मंथ में अपने आप ही ये मतलब उसके मिट्टी में समा के अपने आप को ख़त्म कर लेता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है। तो ये था बायोडिग्रेडेबल। और उसी लाइन में सस्टेनेबल का मतलब तो मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए या कोई भी चीज़ जिससे हम कुछ नीड कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसमें फ्यूचर के लिए कोई खतरा ना हो, इन्वायरमेंट के लिए कोई खतरा ना हो। तो बैम्बू का जो प्लांट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, वो 3 फीट तक ग्रो हो जाता है 24 घंटे में। तो इसीलिए इस प्लांट को ग्रो करने में पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम उस बैम्बू प्लांट को अगर हम काट भी दें तो बैम्बू प्लांट जो है फिर से रीग्रो कर जाता है। मतलब कि ये लेस प्लांटिंग इसमें ज़रूरत पड़ता है, इसमें रीप्लांटिंग बार बार उस प्लांट को उगाना नहीं पड़ता है, वो उसी चीज़ में बार बार ग्रो हो जाता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है देयर इज़ लेस नीड फॉर रीप्लांटिंग। फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न की वजह से बैम्बू फाइबर जो है कंसिडर किया गया है इको फ्रेंडली और सेफ फॉर द फ्यूचर, इसीलिए इसका सस्टेनेबल मतलब है। तो इसका यूजेस क्या है, इससे टी शर्ट्स बनते हैं, बेबी क्लॉथ, सॉक्स, अंडरगारमेंट्स, होम टेक्सटाइल में टॉवल, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेंस, मेडिकल यूजेस में बैंडेज, सैनिटरी नैपकिन्स, मास्क, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल भी होता है। इंडस्ट्रियल यूजेस में से मैट, रोप, पेपर, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, ये सब बनाए जाते हैं। इको फ्रेंडली इनोवेशन जो 21st सेंचुरी के बारे में पढ़ रहे थे उसमें फर्स्ट पॉइंट बैम्बू फाइबर खत्म होता है और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं रिसाइकिल्ड पॉलिस्टर, जिसे RPET भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो पॉलिस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर तो सिंथेटिक फाइबर है जिससे जो पेट्रोलियम प्लास्टिक से बनाया जाता है। और रिसाइकिल्ड पॉलिस्टर जो है वो रिसाइकिल्ड प्लास्टिक वेस्ट से बनता है। मतलब कि प्लास्टिक वाटर बोतल जो होता है, वेस्ट प्लास्टिक वाटर बोतल और कोई भी पैकेजिंग का चीज़, पैकेजिंग जो प्लास्टिक का हो या ओल्ड पॉलिस्टर क्लॉथ्स हो, ये सबको रिसाइकिल दोबारा से ये सबको यूज़ करके फिर से पॉलिस्टर का फाइबर बनाया जाता है। तो इसीलिए उसे कहते हैं रिसाइकिल्ड पॉलिस्टर।
इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है कि पहले इसे कलेक्ट किया जाता है, वेस्ट प्लास्टिक बोतल को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे अच्छे से उसके सारे इम्प्योरिटीज़ को वॉश कर दिया जाता है, अच्छे से धो दिया जाता है, उसके लेबल को हटाया जाता है, उसके कैप्स को, ग्लू को, फिर उसे श्रेडिंग किया जाता है। मतलब कि बॉटल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्लेक्स, छोटे छोटे टुकड़ों में बॉटल को तोड़ दिया जाता है, फिर उसे मेल्ट करके एक्सट्रूजन किया जाता है, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े को मेल्ट करके फाइन फिलामेंट्स थ्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उसका स्पिनिंग प्रोसेस होता है कि उस फिलामेंट को स्पन करके यार्न बनाया जाता है, फिर उसे वीविंग और नीटिंग के प्रोसेस से उस यार्न को यूज़ करके फैब्रिक बनाया जाता है। तो ये हो गया रिसाइकिल्ड पॉलिस्टर फैब्रिक। इसका यूज़ होता है फैशन इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स वियर में, एक्टिव वियर में, मतलब कि ड्राई फिट टी शर्ट में यूज़ होता है, योगा पैंट्स में, जैकेट्स, क्योंकि ये मॉइस्चर विकिंग है। मॉइस्चर विकिंग मतलब कि ये तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को बॉडी से, और इससे क्या है कि एब्जॉर्ब करने के बाद वो सारे मॉइस्चर को सरफेस ट्रांसफर इट टू द अपर सरफेस ऑफ द फैब्रिक के अपर सरफेस में उस मॉइस्चर को ट्रांसफ़र कर देता है ऊपर की तरफ, उस कपड़े के ऊपर की तरफ उस सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके कपड़े के ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, जहाँ पर वो आसानी से सूख जाता है हवा के कॉन्टैक्ट में। If the fabric is regular cotton, it absorbs sweat and becomes wet, heavy and uncomfortable. रेगुलर कॉटन जो होता है फैब्रिक, वो क्या करता है कि पसीना को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वेट हो जाता है, भींग जाता है, हेवी हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन रिसाइकिल पॉलिस्टर क्या है, वो ड्राई फिट फैब्रिक्स है, मतलब कि वो तेज़ी से पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है, ड्राई क्विकली बाय विकिंग, पसीने को एब्जॉर्ब करके उसे स्किन से जल्दी ही एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे हल्का हो जाता है, मतलब कंफर्ट फील करते हैं। क्लॉथ्स फील लाइट, जिससे कि क्लॉथ्स पहनने में उस कपड़े को हल्का फील होता है, ब्रीथेबल होता है, कंफर्टेबल होता है, पसीना रहने के बावजूद भी। फास्ट फैशन यूजेस है कि इससे बहुत सारे ज़ारा और H&M या एडिडास, निक हो गया, ये सबको ये RPET मतलब रिसाइकिल पॉलिस्टर को यूज़ करके ये सब ब्रांड के कपड़े भी बनाए जाते हैं। इसका एसेसरीज़ में भी यूज़ होता है कि इससे यूज़ करके रिसाइकिल पॉलिस्टर से बैग्स भी बनते हैं, शूज़, कैप्स। ब्लेंडेड फैब्रिक भी इससे बनाया जाता है, कॉटन और रिसाइकिल पॉलिस्टर को मिला के ब्लेंड करके इसे सस्टेनेबल फैशन में यूज़ होता है। तो एक क्वेश्चन है, व्हाई इट्स सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ये रिसाइकिल पॉलिस्टर सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे है, क्यों है? तो पहला पॉइंट है वेस्ट रिडक्शन। प्लास्टिक बोटल्स आर यूज टू मेक फैब्रिक इंस्टेड ऑफ एंडिंग अप इन द लैंडफिल्स और द ओशियंस और लैंड में जो जितने वाटर बोतल पड़े रहते हैं प्लास्टिक के, उसको वहाँ पर पड़े रहने से अच्छा है कि वो तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पर उसे कलेक्ट करके उसका फैब्रिक में बनाया जाना, तो ये क्या है कि ये वेस्ट को कम कर रहा है। तो इसीलिए वेस्ट रिडक्शन है कि वेस्ट होने से बचा रहा है, क्योंकि उसी चीज़ को यूज़ करके फैब्रिक बनाया जा रहा है। एनर्जी सेविंग है, एनर्जी सेविंग इसीलिए क्योंकि पॉलिस्टर बनता है उसमें क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी यूज़ होता है, लेकिन दोबारा उसी प्लास्टिक बोतल को यूज़ करके जब रिसाइकिल पॉलिस्टर बनता है तो उसमें क्या है कि 50% लेस एनर्जी लगता है देन वर्जिन पॉलिस्टर, मतलब नए पॉलिस्टर से 50% कम एनर्जी लगता है इसे फैब्रिक बनाने में। थर्ड पॉइंट है कार्बन एमिशंस रिड्यूस्ड। कार्बन एमिशंस भी कम होता है, मतलब कि ग्रीन हाउस गैस जो है कम रिलीज होता है। व्हेन पॉलिस्टर इज मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल, वर्जिन पॉलिस्टर जो है वो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम से बनाया जाता है, तो क्या होता है कि बहुत सारा फ्यूल उसमें बर्न हो जाता है। उस वर्जिन पॉलिस्टर मतलब नया पॉलिस्टर को बनाने में बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्न हो जाता है इस प्रोसेस में, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर जाता है, ग्रीन हाउस गैसेज भी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। व्हेन वी मेक रिसाइकिल पॉलिस्टर, जब लेकिन हम रिसाइकिल पॉलिस्टर बनाते हैं तो उसमें कम फ्यूल लगता है, कम एनर्जी लगता है, इसीलिए इसमें क्या है कि कम CO2 भी लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर था पॉइंट कि कार्बन एमिशन जो है कम होता है इसमें, कि सब कुछ ग्रीन हाउस गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब कम रिलीज़ होता है हवा में, तो इसके वजह से क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग भी थोड़ा कम हो जाता है, धीमा हो जाता है। इसका फोर्थ पॉइंट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सेव। इसमें क्या है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी सेव किया जाता है। रिड्यूस डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल का डिमांड भी कम हो जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल से ही वर्जिन पॉलिस्टर बनाया जाता है, नया पॉलिस्टर बनाया जाता है। तो क्रूड ऑयल जो है एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है कि ये ख़त्म हो जाता है और इसे दोबारा रीजनरेट नहीं किया जा सकता है आसानी से। तो जब हम लोग रिसाइकिल करते हैं वेस्ट प्लास्टिक बोतल को पॉलिस्टर बनाने में, तो हमें ये नया क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए क्रूड ऑयल का डिमांड भी रिड्यूस हो गया और हमारा क्या है नेचुरल रिसोर्सेज भी सेव हो गया। लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसे भी बचाया जा सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल का डिमांड जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि हमें क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है रिसाइकिल पॉलिस्टर को बनाने में। इससे हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड है वो भी सेव हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी सेव हो रहा है।
इसका 5th पॉइंट है कि रिसाइकेबल अगेन बट लिमिटेड। रिसाइकेबल तो किया जा सकता है लेकिन लिमिटेड में, क्योंकि जो फैब्रिक है जो वेस्ट प्लास्टिक बोतल से बन रहा है पॉलिस्टर का फैब्रिक, तो इसको क्या है कि ना मतलब कि द फाइबर बिकम्स वीकर आफ्टर एवरी रिसाइकिल, इट कैन नॉट बी रिसाइकिल इन्फिनिटली। तो इसे बार बार रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। उससे क्या होता है कि फाइबर जो है बहुत कम, फैब्रिक जो इससे बनता है वो वीक हो जाता है। तो इसका यूज़ तो कर सकते हैं रिसाइकेबल में, लेकिन लिमिटेड के लिए, बार बार के लिए नहीं। रिसाइकिल पॉलिस्टर का कुछ लिमिटेशंस है कि फाइबर का जो क्वालिटी है वो गिरता चला जाता है बार बार उसको रिसाइकिल करने पर। वॉशिंग रिलीजेज माइक्रो प्लास्टिक्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू ओशियन पॉल्यूशन। उस रिसाइकेबल जो पॉलिस्टर से बनाया जाता है फैब्रिक, उसको बार बार अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि उस कपड़े को धोने पर क्या होता है कि छोटा छोटा माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज़ हो जाता है, जिससे कि फिर से ओशियन पॉल्यूशन बढ़ने लगता है। वो सारा कुछ चला जाता है ओशियन में, छोटा छोटा टुकड़ा माइक्रो प्लास्टिक्स का। और नॉट 100%, ये इको फ्रेंडली 100% नहीं है इससे, बट अ बेटर ऑप्शन देन वर्जिन पॉलिस्टर। लेकिन वर्जिन पॉलिस्टर से बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वर्जिन पॉलिस्टर में बहुत सारा एनर्जी भी लगता है और क्रूड ऑयल लगता है और बहुत कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउसेस गैस भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो इसीलिए वो सब क्या है कि उससे थोड़ा 100% इको फ्रेंडली तो नहीं है, लेकिन वर्जिन पॉलिस्टर से ये बेटर ऑप्शन है। बिकॉज टू मेक वर्जिन पॉलिस्टर न्यू प्लास्टिक ऑलवेज हैज़ टू बी क्रिएटेड, बट मेकिंग रिसाइकिल पॉलिस्टर क्रिएट लेस न्यू पॉल्यूशन एंड रिसाइकिल एग्जिस्टिंग मटेरियल्स। इसी में वही लिखा हुआ है कि न्यू प्लास्टिक ऑलवेज हैज़ टू बी क्रिएटेड टू मेक वर्जिन पॉलिस्टर्स, क्योंकि वर्जिन पॉलिस्टर बनाने के लिए तो नया प्लास्टिक्स को क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन रिसाइकिल पॉलिस्टर जो है उससे क्या होता है कि कम पॉल्यूशन क्रिएट होता है और रिसाइकिल जो है वो एग्जिस्ट हो जाता है, रिसाइकलिंग एग्जिस्टिंग मटेरियल्स। इको फ्रेंडली इनोवेशन ऑफ 21st सेंचुरी में 3rd पॉइंट आता है ऑर्गेनिक कॉटन एंड हेम्प। तो कॉटन और हेम्प के बारे में तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। उसके बारे में है कि ये जो कॉटन और हेम्प जो होते हैं उसका कल्टीवेशन केमिकल फ्री होता है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ये कॉटन और हेम्प जो है ये सॉफ्ट और ड्यूरेबल और स्किन फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली फाइबर जो है इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता है और ये जो है टिकाऊ फैशनेबल में बढ़ावा देता है। ये फैशन के लिए टिकाऊ होता है और उसको बढ़ावा देता है। तो ये कुछ बातें थी फाइबर टू फैब्रिक की। ये आज इसका लास्ट टॉपिक था। तो ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। हम लोग ने इस चैप्टर में नेचर फाइबर्स के बारे में जाना, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जाना, गांधी जी और चरखा का हिस्ट्री पढ़ा, फिर क्लॉथिंग के हिस्ट्री के बारे में जाना। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।